हम लोग वेवलेट ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। वेवलेट ट्रांसफॉर्म से हमने ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला निकाल लिया, उसको फोरियर सीरीज से कनेक्ट, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट कर लिया है। हमने ये भी पढ़ लिया है कि अगर वेवलेट ट्रांसफॉर्म है तो हम इन्वर्स फंक्शन भी कैसे निकालेंगे, मतलब फंक्शन कैसे निकालेंगे, ये भी पढ़ लिया है। और एक कर्नल रिप्रेजेंटेशन भी हमने दे दिया है कि अगर स्पेस में इमेज स्पेस में, वेवलेट ट्रांसफॉर्म के इमेज स्पेस में अगर कोई फंक्शन हमको पता है किसी एक पॉइंट पर, तो दूसरे पॉइंट पर हम उसी की मदद से विदाउट टेकिंग अनदर फंक्शन हम लोग उसी फंक्शन की मदद से दूसरे पॉइंट पर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एक लास्ट पार्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन का हम ये शो करने जा रहे हैं कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस बाउंडेड होता है। तो इसकी एक बहुत आसान सी थ्योरम है, नोट्स हम आपको भेज ही चुके हैं। एंड इट सेज दैट लेट psi be a wavelet with t psi in L1 and psi in L2. वेवलेट कह ही रहे, t psi in L1 कोई फंक्शन f ले लिया जो कि L2 में है, t psi and f in L2 which is bounded, यूनिफॉर्मली कह सकते हैं at B, at a point B there exists alpha lying between 0 and 1 such that mod of ft minus fb is less than or equal to c times t minus b to the power alpha, Lipschitz alpha class हो गया। then the wavelet transform of f is bounded, some constant c dash, the c1 mod a to the power alpha plus half, c dash जो है that is a constant। क्या, तो अगर f मेरा कोई फंक्शन है जो कि इंटीग्रेबल हो और बाउंडेड हर जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर लिख लीजिए या हाँ एवरीवेयर, जो भी इंटरवल डिफाइंड है उसमें हर जगह, और किसी पॉइंट b पर वो लिप्शिट्ज़ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब किसी पॉइंट b पर एक अल्फा आपका 0 और 1 में लाई करता हुआ मिल जाए, सच दैट मॉड ऑफ ft माइनस fb इज लेस देन c टाइम्स t माइनस b टू द पावर अल्फा प्लस t माइनस b टू द पावर अल्फा। तो वेवलेट ट्रांसफॉर्म ए बी पॉइंट पर इट इज ऑल्सो बाउंडेड। तो प्रूफ इसका बहुत आसान है, प्रूफ ऑफ इट आपको पता है साई एक वेवलेट है, सिंस साई इज अ वेवलेट, क्योंकि साई एक वेवलेट है तो बाय डेफिनेशन इंटीग्रल ऑफ मतलब साई कैप 0 जो है वो 0 हो जाएगा, साई कैप 0 इज 0, और साई कैप 0 इज 0 का मतलब क्या हो गया, सो इसका मतलब हो गया अगर हम साई कैप की डेफिनेशन लगा दें, सो दिस इज इंटीग्रल ओवर आर साई टी, साई कैप इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में, फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगा रहे हैं 0 पर, डी टी इज 0, या हम ये भी कह सकते हैं इंटीग्रल ओवर आर
साई ऑफ टी माइनस बी अपॉन ए डी टी, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, टी को हम लोग टी माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन करके, सो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमको क्या शो करना है, एफ टी माइनस एफ टी, सो हमको ये चीज़ शो करनी है, डब्ल्यू एफ ई बी। सो सिंस डब्ल्यू एफ ए बी जो डिफाइंड है, ये डिफाइंड है एज 1 अपॉन मॉड ए टू द पावर हाफ इंटीग्रल ओवर आर टू क्या होता है, एफ टी आर साई टी माइनस बी अपॉन ए बी टी, इसका बार ये वेवलेट की डेफिनेशन है, साई टी माइनस डी अपॉन ए डी टी। ठीक, अब इसमें से हम जीरो घटा दें या जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये टर्म अगर हम जोड़ घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एफ बी टाइम्स ये टर्म लिखे दे रहे हैं, एफ बी टाइम्स इंटीग्रल ओवर आर साई टी माइनस बी अपॉन ए डी टी। ये जीरो है इसलिए ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। अब बस हम इस और ये भी लगाइए माइनस 1 अपॉन मॉड ए टू द पावर हाफ, पूरा ये टर्म पूरा लग गया है, ये और साथ में। अब इसको कंबाइन कर सकते हैं इस इंटीग्रल को, तो ये इंटीग्रल मेरा हो जाएगा so this integral becomes WFEB, ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ए टू द पावर हाफ इंटीग्रल ओवर आर। ये एफ भी आप अंदर ले जा सकते हैं इंटीग्रल, क्योंकि टी से इंडिपेंडेंट, तो कैन बी रिटन एज एफ टी माइनस एफ बी साई टी माइनस बी अपॉन ए डी टी, करेक्ट। अब दोनों तरफ मॉड लगा देंगे, तो मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द मॉड ऑफ एफ टी माइनस एफ बी मॉड साई टी माइनस, सो दिस डब्ल्यू एफ ए बी कैन बी रिटन एज डब्ल्यू एफ ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए टू द पावर हाफ इंटीग्रल, इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं इंटीग्रल को, दिस इज मॉड ऑफ एफ टी माइनस एफ बी साई टी माइनस बी अपॉन ए डी टी, करेक्ट। अब दोनों तरफ मॉड लगा लीजिए, तो मॉड ऑफ द इंटीग्रल इज लेस देन इंटीग्रल ऑफ द मॉड टी माइनस एफ बी साई टी माइनस बी अपॉन ए डी टी। अब टी माइनस बी अपॉन ए को आप वाई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो टी माइनस बी अपॉन ए को अगर हम वाई सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा टी माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई, दैट इज टी इज इक्वल टू बी प्लस डी वाई, और डी टी इज इक्वल टू ए डी वाई। ये जो है दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए टू द पावर हाफ इंटीग्रल ओवर आर एफ टी माइनस एफ बी। अच्छा, एक स्टेप और लिखना था इसमें, दिस इज लेस देन टी माइनस बी टू द पावर अल्फा। एक स्टेप और लिख लीजिएगा, तो टी माइनस बी की वैल्यू ए वाई है, क्या डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं मॉड ए वाई टू द पावर अल्फा।
साई बाई मॉड ए बी बाई। एक स्टेप यहाँ लिख लीजिएगा इसको, टी माइनस एस पी जो है दैट इज मॉड ऑफ टी माइनस बी टू द पावर ऑफ ए। दिस इज लेस देन और इक्वल टू गिवन क्या, तो ये हमने यहाँ यूज कर लिया है क्योंकि टी माइनस बी को ए वाई यूज किया तो ए वाई आ गया, तो ए टू द पावर, सो दिस इज व्हाट some constant terms. This is less than or equal to some constant terms. So c times c to the power alpha, c to the power नहीं c आ जाएगा c times t minus b to the power, तो ये f t minus f b जो है ये c बाहर आ जाएगा mod of a y to the power अल्फा। तो ये जो हो गया दिस इज इक्वल टू सी मॉड ए टू द पावर अल्फा प्लस हाफ इंटीग्रल ओवर हाफ मॉड वाई टू द पावर मॉड वाई टू द पावर अल्फा मॉड साई बाई ये बचा। अब किसी तरीके तो अब किसी तरीके से अगर हम y टू द पावर अल्फा को यहाँ से रिप्लेस कर दें तो हम इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमको पता है क्योंकि अल्फा मेरा 0 1 के बीच में है, सो वी कैन ऑलवेज राइट मॉड ऑफ y टू द पावर अल्फा एज 1 प्लस मॉड y, 1 प्लस मॉड y। ठीक है, ये कैसे लिखना है ये सोचिए, हाउ आर वी राइटिंग दिस। अल्फा 1 से कम है तो मॉड ऑफ y टू द पावर अल्फा इज लेस देन 1 प्लस y। क्या चीज इसमें यूज करी गई है, कौन सी थ्योरम यूज करी है, या क्या इफेक्ट इसमें आ रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्या सोचिएगा। तो सो देन ये वैल्यू हम यहाँ रखे थे ना, तो मॉड ऑफ डब्ल्यू एफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू सी टाइम्स मॉड ए टू द पावर अल्फा प्लस हाफ इंटीग्रल क्या पड़ा, इंटीग्रल पड़ गया 1 प्लस मॉड वाई मॉड साई वाई डी वाई। और एक इंटीग्रल हो जाएगा साई वाई के साथ, एक हो जाएगा वाई के साथ। तो ये तो एक हो गया जा करके सी मॉड अल्फा प्लस हाफ, तो दो इंटीग्रल पड़ गए। एक तो पड़ गया मॉड ऑफ साई वाई डी वाई और एक पड़ गया इंटीग्रल ओवर आर मॉड ऑफ वाई साई वाई डी वाई। तो ये तो फाइनाइट है क्योंकि टी साई बिलोंग कर रहा है L1 को, तो ये इंटीग्रल फाइनाइट है और ये इंटीग्रल 0 हो गया बिकॉज साई एक वेवलेट है। तो ये 0 हो गया और ये आपका बाउंडेड है, सो इट टर्न्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू दिस इज फाइनाइट, दिस इंटीग्रल इज फाइनाइट। तो इस इंटीग्रल और क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा तो इसको और सी को रिप्लेस कर दें तो दिस इज लेस देन सी डैश मॉड ए टू द पावर ओके। तो ये तो बात हम लोग ने कर ली वेवलेट ट्रांसफॉर्म के ऊपर। अब जो बात हमको करनी है वो है नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फ्रेम्स। फ्रेम्स के ऊपर हम लोग को जानना है फ्रेम के क्या मतलब हैं। वेवलेट थ्योरी में फ्रेम्स का एक खासा रोल है क्योंकि इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं और सिग्नल्स में फ्रेम आप एज अ लेमैन समझना चाहिए तो एक
जैसे आप फ़ोटो आपकी खड़ी आप देखते हैं तो उसमें फ्रेम लगा होता है और कंटेंट जो है उस फ्रेम के अंदर ही रहता है, डजंट फ्लो आउट। वही चीज़ है फ्रेम। यहाँ पर भी अंग्रेज़ी शब्द है, उसका हिंदी मायने ये है, मैथमेटिकल मायने उसके हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट आर वी रियली वांट टू से। तो इसमें हिल्बर्ट स्पेस और थोड़ी सी, चलिए जैसी जो चीज़ आई है बता सकते। हिल्बर्ट स्पेस एक्चुअली आप सब लोग जानते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस क्या चीज़ होती है, उसकी डायमेंशन अगर हम कह रहे हैं तो उसके क्या मतलब है। तो हम मान लेते हैं कि h, या हमने नोट्स में जो लिख के भेजा x लिखा है, तो x हमने मान लिया कि कोई ये कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस, कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस का क्या मतलब होगा कि इसमें जो एंट्रीज हैं दे मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने मानी कि इसकी डायमेंशन जो है फाइनाइट है, फाइनाइट डायमेंशन, फाइनाइट डायमेंशन। फाइनाइट डायमेंशन का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो बेसिस है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दे आर फाइनाइट, फाइनाइट number of elements in the basis are finite। ये मतलब है finite dimension। तो हम मान लेते हैं कि n जो है is the dimension of x and this is finite, ये हम माने ले रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज हम क्या ले रहे हैं, हम एक मैपिंग ले रहे हैं T which is taking you from X to the set of complex R tripled complex plane। मतलब उसमें rth मतलब जो भी एलिमेंट है it is having R triples, मतलब A1 A2 AR इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, या B1 B2 BR इस तरीके के एलिमेंट हैं इसमें। ठीक है, तो अब अगर T हम कोई मैपिंग ले रहे हैं और X कोई एलिमेंट मेरा X का है, तो Tx जो एलिमेंट है इट इज द एलिमेंट ऑफ दिस। इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कॉल इट एज Y। ओके, बार बार ना लिखना पड़े। ठीक, और इसकी बेसिस जो है, एंड आपको पता है EJ, दिस इज द बेसिस ऑफ CR। मतलब EJ जो है वो E1 E2 E3 ER तक का एलिमेंट है, जहां तो where J is 1 to R। और E1 अगर हम लिखें इट कैन बी 1 0 0 R, फिर E2 इस तरीके से हो सकता है 0 1 0, स्टैंडर्ड बेसिस है। इसी तरीके से हम लिखते हैं तो ER जो है वो ये हो सकता है 0 0 लास्ट में 1, इस तरीके से। तो ER एलिमेंट्स हैं E1 E2 ER, और E1 इस तरीके का हो सकता है, E2 इस तरीके का है, ER इस तरह का, ये नोमेनक्लेचर है। तो अब अगर हम कह रहे हैं कोई एलिमेंट Tx मेरा CR का एलिमेंट है और ये इसकी बेसिस है, सो इट कैन ऑलवेज Tx कैन ऑलवेज बी रिटन एज द इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो ये बेसिस है, तो कोई भी एलिमेंट अगर हम बेसिस का लेते हैं तो बेसिस के एलिमेंट
कोई भी एलिमेंट अगर हम सेट का लेते हैं तो उसको हम बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि Txj जो है, दिस रिप्रेजेंट्स द jth एलिमेंट, दिस रिप्रेजेंट्स द jth एलिमेंट। जैसे ये है ना E1 E2, तो इसमें jth एलिमेंट लिखे तो हम jth टर्म पे 1 है और सारे 0 हैं इधर उधर, तो वैसा ही ये है Tj जो है, दिस इज द jth टर्म ऑफ Tx। Tx जो मैपिंग जा रही है उसका jth टर्म है, या jth एलिमेंट लिखें, टर्म लिखें या एलिमेंट लिखें, ये एलिमेंट्स हैं ये, दिस इज द jth एलिमेंट ऑफ Tx। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम अच्छा क्योंकि ये बेसिस है, तो अगर हम jth एलिमेंट निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए हम Tx कह रहे हैं इसका एलिमेंट है, ये इसकी बेसिस है, तो Tx कैसे लिखा जा सकता है? Tx कैन बी रिटन एज Tx का jth टर्म Ej, ना ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? मतलब कोई कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म का थर्ड टर्म से, एंड सो ऑन। तो jth एलिमेंट को हम इसके jth एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उसका सम करते हैं पूरा 1 से r तक। तो अगर आप देखें तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, आप इसका इनर प्रोडक्ट ले लीजिए Ek के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं, इससे आ जाएगा Ej Ek, और ये जो होता है Ej Ek दैट इज डेल्टा Jk। Xj डेल्टा J, तो जब J K के बराबर है तब तो ये 1 है, अदरवाइज सब जगह 0 है। तो J अगर K के बराबर हो जाएगा तो इट विल गिव यू Tx K, kth एलिमेंट, दैट विल बी Tx Ek। jth एलिमेंट निकालना है तो Ej से आप इनर प्रोडक्ट ले लीजिए, kth एलिमेंट निकालना है तो K से आप इनर प्रोडक्ट ले लीजिए, जहाँ K 1 से R तक जा रहा है। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आती है क्या, कैसा कंस्ट्रक्शन है? अच्छा, R मेरा n से बड़ा हो सकता है, R कैन बी बिगर देन n, तो बेसिस में एलिमेंट्स हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। You can always take the number of elements to be more than the number of elements in the basis. ठीक है, तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि Tx जो है, this is written as the inner product of Tx Ek Ek, K is equal to 1 to R. So we define numbers, हम ये नंबर लेते हैं A1 A2 AR in X, AR in X, R मेरा n से बड़ा है, such that Tx Ek is X Aj। डिफाइन, हम नंबर्स लेते हैं A1 A2 AR
सच दैट जो jth एलिमेंट है, आंसर के याद है, जो kth एलिमेंट है Tx का kth एलिमेंट जो है वो इनर प्रोडक्ट, उसको हम इस तरीके से ले लेते हैं x a k, दैट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद a k। तो अब आप ये कहेंगे कि a के एलिमेंट हमने लिए x के, x एलिमेंट है x का, तो ये इनर प्रोडक्ट वहाँ कैसे चला गया? तो ये इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, इट इज मैपिंग फ्रॉम x क्रॉस x टू द स्पेस यू वांट टू टेक इट टू। तो ये यहाँ से कॉन्स्टेंट्स के स्पेस में जा रहा है, CR के स्पेस में। सो दिस इज व्हाई वी कैन टेक इट एज Tx का kth एलिमेंट, इसलिए हम Tx का kth एलिमेंट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके के सेटअप में हैं तो हमने सबसे पहले एक n डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस लिया जहाँ n फाइनाइट नंबर है मेरा। हमने एक मैपिंग ली T जो कि x के एलिमेंट्स को r डायमेंशनल, बल्कि C क्रॉस C rth एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो स्पेस है उसमें मैप कराया, और उसके एलिमेंट जो हमारा CR में, अगर x को एलिमेंट मेरा कैपिटल X का है, उसके करस्पॉन्डिंग T से जो इमेज बन रही है उसको हमने x के एलिमेंट्स के टर्म में लिखने की कोशिश की। दैट इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। और एक सेट हमने x में डिफाइन कर दिया ऐसा कि ये मेरा इसके बराबर, ये हमने मान लिया है AKs आर डिफाइंड टू बी दिस टाइप। ये तो हमने प्रूव किया कि ये इस तरीके के हैं, kth एलिमेंट इस तरीके का होगा। फिर हमने माना कि kth जो एलिमेंट है वो मान लीजिए इस तरीके का A1 A2 AN एलिमेंट ऐसे हैं कि ये जो इनर प्रोडक्ट है वो इसके बराबर हो जाता है। तो वो A एलिमेंट्स जो हैं, जो ये A के सेट बन रहा है, दिस कलेक्शन, अगर हाँ अब बात आती है तो if T is injective, if T is इंजेक्टिव जानते हैं, मैपिंग होती हैं सब्जेक्टिव इंजेक्टिव, देन द कलेक्शन A स्टार से डिनोट करते हैं हम इस कलेक्शन को, ये यूजुअल नोटेशन है। दिस इज कॉल्ड अ फ्रेम, दिस इज अ फ्रेम of vectors in X is called the frame। बहुत अच्छी बात है, सिंपल लीनियर अलजेब्रा है, लेकिन ये अलग तरीके से है। फ्रेम फॉर X और द हिल्बर्ट स्पेस X, ठीक है। और T जो है दिस इज कॉल्ड द फ्रेम ऑपरेटर। A1 A2 AN जो AR ये जो वेक्टर्स हैं, दे कंस्टिट्यूट द फ्रेम ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस X एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रेम ऑपरेटर। अब ये नाम क्यों फ्रेम दिया गया है? नाम इसलिए फ्रेम दिया गया है कि आपने रैंडमली एक मैपिंग डिफाइन करी थी T। थोड़ी सी समझ लीजिए बात, तो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादातर आपको पता है बातें, बट स्टिल ये आपकी मैपिंग थी जो X से CR में जा रहे थे। हाँ, तो आपका यहाँ पर इमेज स्पेस बन रहा था। T के हर एलिमेंट, अगर X के हर एलिमेंट को आप T से मैप कराएंगे तो वो उसके एक CR के एक सब स्पेस में जाएगा जो कि इमेज स्पेस कहलाएगा। वहाँ पर आपका T पर कोई कंट्रोल नहीं है। एज सून एज यू रीच टू द अदर स्पेस
वहाँ पर टी का रोल ख़त्म हो जाता है, उसके जो इमेज के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं उनका रोल शुरू हो जा रहा है। तो अगर उनका रोल शुरू हो जा रहा है तो नॉर्मल मैपिंग है, नॉर्मल तरीके से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस एलिमेंट को x के एलिमेंट से बांध दिया बाय दिस हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ दिस। हमने ऐसे AK ढूंढे, वी सर्च दोज AKs जिनकी मदद से हम x को t से मैप कराएं, चाहे हम AK से उसकी डायरेक्ट इनर प्रोडक्ट ले लें, हमको इमेज स्पेस का एलिमेंट मिलेगा। दैट इज व्हाट हैज बीन डन। इसलिए वो फ्रेम हो गया, मतलब हम उसी सेट में रहे, उसी स्पेस में रहे और हम बातें कर रहे हैं दूसरे स्पेस की, जहां पर t के द्वारा x को ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, जहां पर t के द्वारा x को चले जाना चाहिए। लेकिन वी आर डूइंग इट बट इन x ओनली, we are not moving it away from x, we are not letting it go away from x. So we had created a frame in x only, x के अंदर ही x का frame बना दिया। So that is why it is been named as frame. Okay. अब एनालिसिस बहुत आसान है, ज़्यादातर चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग ने फंक्शन एनालिसिस थोड़ी भी पढ़ी है तो यू हैव स्टडीड मोस्ट ऑफ इट। चलिए ठीक है, थैंक यू।